अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 सरकारी कर्मचारियों के निजी नैतिक सिद्धांत। परिचय। हम सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिताओं तथा नैतिक संहिताओं पर विचार कर चुके हैं। यूपीएससी के पाठ्यक्रम में ऐसे वांछनीय गुणों को शामिल किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी में होने चाहिए। अब हम इस पहलू पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम जिन विचारों बातों पर चर्चा करेंगे वे संहिताओं वाले अध्याय वाली बातों का अंशतः दोहराना हो सकता है, तथापि हमने विचारों को कम से कम दोहराने का प्रयास किया है। चरित्र तथा व्यक्तित्व। निजी गुण व्यक्तिगत चरित्र के पहलू हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के प्रकारों एवं व्यक्तित्वों की मनोवृत्तियों पर चर्चा की जाती है। चरित्र तथा व्यक्तित्व दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। व्यक्तित्व में मिजाज या व्यक्तित्व की विशेषताएं तथा बौद्धिक योग्यताएं आती हैं। चरित्र में व्यवहार तथा क्रिया के वे अस्थायी पैटर्न होते हैं जो उन आंतरिक मनोवृत्तियों से प्रेरित होते हैं जो व्यक्ति को चरित्रगत व पहचान वाला बनाती है। व्यक्ति के चरित्र में नैतिक गुण होते हैं जिन्हें अंतरीकृत मनोवृत्तियों के रूप में बताया जा सकता है और जो समाज द्वारा नैतिक मूल्यांकन के अधीन होते हैं। चरित्र में नैतिक आयाम होते हैं जो व्यक्तित्व में नहीं होते। सरकारी कर्मचारी के निजी गुणों में मिजाज, बुद्धि तथा चरित्र के 3 पहलू होते हैं। सरकारी कर्मचारियों की नैतिक विशेषताएं गुण 1970 से 2 कारणों से सामने आई। पहला तो लोक प्रशासन के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन, दूसरा है सरकारों तथा कारपोरेट क्षेत्र में घोटालों की श्रृंखला का होना। सरकारी व कारपोरेट क्षेत्र में स्कैंडल। एक प्रसिद्ध स्कैंडल जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था वह था डेमोक्रेटिक पार्टी के वाटरगेट होटल में हो रहे सम्मेलन की गैरकानूनी जासूसी। एक अन्य स्कैंडल व्हाइट हाउस की इंटर्न कर्मचारी के साथ राष्ट्रपति क्लिंटन के कामुक अवाचार का था। कारपोरेट क्षेत्र में लेखांकन संबंधी घोटाले के कारण पावर की महाशक्ति एनरॉन तथा टेक कंपनी वर्ल्डकॉम का पतन हो गया। भारत में हाल ही के घोटाले 2G तथा कोलगेट हैं। इन सब का होना सरकारी कर्मचारियों की निजी ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा की ज़रूरत को दर्शाता है। सद्गुण नैतिकता। परिचय। आगे बढ़ने से पहले हमें संक्षेप में सद्गुण नैतिकता या चरित्र की नैतिकता पर चर्चा करनी होगी। नैतिकता उन मानकों या मानदंडों को बताती है जो हमें व्यवहार को सही या गलत, अच्छा या बुरा मूल्यांकित करने में मदद करते हैं। नैतिकता सही और गलत के मानकों को निर्धारित करती है और निश्चित करती है कि मानवों को क्या करना चाहिए। नैतिकता का यह भाग आदर्शक नैतिकता कहलाता है क्योंकि यह व्यवहार के मानदंडों या मानकों को निर्धारित करता है। आधुनिक समय में नैतिकता इन अर्थों में विवरणात्मक भी हो सकता है कि वह बिना मूल्यांकन किए लोगों की नैतिक अभिरुचियों या मानकों को सीधे सीधे वर्णित करती है। नैतिकता का दूसरा भाग सद्गुण नैतिकता है। मानव क्रियाओं को जांचने की बजाय यह नैतिककर्ता के चरित्र पर ध्यान देती है। अरस्तु का निकोमासियन एथिक्स। अच्छे चरित्र की व्यवहारिक नैतिकता का सबसे पहला व्यवस्थित
विवरण है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि व्यक्ति द्वारा अपने अच्छे की चाह वांछनीय है, अरस्तु का कहना है कि इसे अच्छे को प्राप्त करना और बनाए रखना व्यक्ति व शहरों के लिए अच्छा तथा अधिक दैवी है। इस प्रकार शुरू से ही मूल्य नैतिकताएं इस बात पर जोर देती हैं कि नैतिकताओं को अपने हितों से परे होना चाहिए। रोमन स्टोइक्स इस विचार को दोहराते हैं और मानते हैं कि सद्गुणी नागरिक प्राथमिक रूप से जनता की भलाई या समान हित के प्रति अधिक सोच वाले होते हैं, अपने निजी या स्वार्थी लक्ष्यों के लिए नहीं। सिसेरो, सेनेसा तथा टेकिटस से प्राप्त यह विचार ईसाई ईश्वर मीमांसा में आया और तब नवजागरण में और 18वीं शताब्दी की प्रबुद्धता में कुशलता तथा पदानुक्रमिता पर बल। 19वीं शताब्दी में विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रगति तथा नए औद्योगिक संगठनों के उभरने के साथ नैतिक सरोकार पृष्ठभूमि में चले गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में डोरमन ईटन जैसे लेखकों ने जन प्राधिकार को माल सौदा बनाने का लंबा चलन के बारे में दोषारोपण किया, लेकिन वुडरो विल्सन की पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बताए गए के अनुसार सामान्य सैद्धांतिक चलन प्रवृत्ति मानता है कि अच्छे प्रशासन का प्रमाण चिन्ह कुशलता थी और इसे प्रशासन के प्रति वैज्ञानिक सोच अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि सरकारी कर्मचारियों का नैतिक आचरण एक मेरिट आधारित सिविल सेवा बनाकर सुनिश्चित किया जा सकता है। इन विचारकों की दृष्टि तब उभरते हुए दफ्तरशाही संगठनों पर थी, जिनका आगे चलकर मैक्स वेबर ने विश्लेषण किया। दफ्तरशाही अब बहुत उपहासास्पद संस्था हो गई है, लेकिन यह प्रशासन के तानाशाही रूप तथा व्यक्ति की स्थिति पर आधारित असमानीय सामाजिक संबंधों के अन्य रूपों से बहुत अधिक आधुनिक है। विशुद्ध दफ्तरशाही संगठन सार्वभौमिकृत नियमों व पद्धतियों के आधार पर काम करते हैं, अतः वे निजी स्थिति तथा व्यक्तियों के संबंधों को अप्रासंगिक कर देते हैं। दफ्तरशाही में नियम समान मामलों में समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। नियम व पद्धतियाँ व्यक्तिगत पसंदों तथा प्रशासक के स्वविवेक को बाध्य कर देते हैं। ऐसी प्रणाली में सरकारी कर्मचारी के निजी विचार या निजी पसंद का कोई महत्व नहीं है। वह प्रणाली के नियमों का पालन करने के पदानुक्रमिक अनुशासन से बंधा रहता है और अपने ऊपर वालों की बात मानता है। उसका अच्छा आचरण उस पदानुक्रमिक प्रणाली की अनुशासन से स्वतः ही आ जाएगा, जिसका वह स्वयं एक अंग है। प्रजातंत्रीय संस्थाओं के बढ़ने से सरकार में राजनैतिक नेतृत्व तथा दफ्तरशाही ढांचे के बीच अंतर किया गया था। अफसरशाही को सीधे सीधे उन नीतियों को लागू करना पड़ता था जो राजनैतिक नेतृत्व द्वारा बनाई जाती थी। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ समय बाद लोक प्रशासन का यह विचार दोषपूर्ण माना गया था। इसी के कारण प्रशासन में सद्गुण नैतिकता को प्रमुखता प्राप्त हुई। आधारभूत सद्गुण वे कौन से सद्गुण हैं जो सरकारी कर्मचारियों में आदर्श रूप से रहने चाहिए? लोक प्रशासन सिद्धांत शास्त्रियों द्वारा दिए गए इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने से पहले हमें विचार करना होगा कि सामान्य सद्गुण कौन से हैं। यद्यपि अनेक सद्गुण हैं, किंतु इन्हें कुछ आधारभूत सद्गुणों में कम किया जा सकता है।
या सभी सद्गुण एक में या दूसरे आधारभूत सद्गुणों में समाहित किए जा सकते हैं। अरस्तु ने 4 मूलभूत सद्गुण बताए हैं: विवेक, न्याय, धैर्य तथा आत्म संयम। विवेक 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 का अर्थ वास्तविक आचरण में सर्वाधिक उपयुक्त कार्यवाही चुनने की योग्यता है। यह व्यावहारिक ज्ञान व आत्मविवेक को भी महत्व देता है। न्याय उचितता या सही होना या निष्पक्ष व्यवहार है। इसमें सत्यनिष्ठा व ईमानदारी भी शामिल हैं। हम सरलता से देख सकते हैं कि ये 2 सद्गुण सरकारी कर्मचारियों में प्रमुखता से वांछनीय हैं। धैर्य का अर्थ पीड़ा या विपरीत परिस्थिति सहन करने का नैतिक बल या नैतिक साहस है, जबकि इसकी ज़रूरत जीवन की अनेक सामान्य परिस्थितियों में पड़ती है। यह मुख्यतः नायकों व संतों पर लागू होता है। इसी प्रकार से संत लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ध्येय को प्राप्त करने में जमे रहते हैं। इसी तरह सैनिक भी युद्ध भूमि में स्वयं को संचालित करते हैं। आत्मसंयम व्यक्ति के अपने क्रोध, मनोवेगों और लालसाओं को नियंत्रित करने की योग्यता है। इसे बुद्धिमत्तापूर्ण आत्मनियंत्रण माना जा सकता है। प्राचीन विचारकों का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति में कोई भी एक सद्गुण पूर्ण विकसित हो जाता है तो अन्य 3 वर्तमान होने का संकेत भी होगा। 3 के वर्तमान होने का संकेत भी होगा। इन मूलभूत सद्गुणों के अलावा मध्ययुगीन ईसाइयत ने 3 और सद्गुण इनमें जोड़ दिए: विश्वास, श्रद्धा, दान तथा आशा। यद्यपि ये 3 सद्गुण धार्मिक प्रसंगवश उभरे हैं, ये धार्मिक आचरण के अलावा साधारण जीवन में अनेक परिस्थितियों में प्रासंगिक होते हैं। मूलभूत सद्गुण लाभकारिता या परहितवादिता को स्पष्ट रूप से नहीं बताते, लेकिन उनका तात्पर्य या प्रत्याशा यह होती है कि सद्गुणी व्यक्ति दूसरे के लिए चिंता जताएगा। न्याय एक सामान्य अवधारणा है। जब हम न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ अस्पष्ट सा रहता है। हमें इसकी निश्चित विषय वस्तु या सही अर्थ बताना पड़ता है। यहाँ तक कि अधिक प्रतिबंधनात्मक शब्द जैसे सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय को भी उनके विशेष पहलू बताते हुए स्पष्ट करना पड़ता है। इसको भिन्न रूप में रखते हुए सही न्यायपूर्ण कार्यों या नीतियों को परिभाषित करने के लिए मानकों या मानदंडों की आवश्यकता पड़ती है। मूलभूत सद्गुणों के विपरीत 7 मारक पापों या अधिक निष्पक्ष शब्दों में गंभीर नैतिक कमजोरियों को सोचा जा सकता है। ये हैं घमंड, ईर्ष्या, आलस्य, असंयम, विरक्ति, क्रोध और लालसा, कामुकता। ये अलग अलग अवगुण हैं। इन अवगुणों से बचने वाला आचरण अक्सर सद्गुणी होता है। नैतिक कमजोरियां नकारात्मक विशेषताएं हैं जिन्हें जीवन में अपने स्थिति से सरोकार न रखते हुए सभी व्यक्तियों को बचना चाहिए। स्वाभाविक ही है कि यह बात सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। सद्गुणों के प्रकार। परिचय। सिविल सेवा आचरण के संदर्भ में सद्गुणों पर चर्चा करने के लिए हमें उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटना होगा। इस प्रकार हम पारिवारिक सद्गुणों, सौंदर्यपरकता सद्गुणों, बौद्धिक सद्गुणों, धार्मिक सद्गुणों, प्रशासनिक सद्गुणों, संगठनात्मक सद्गुणों और व्यावसायिक सद्गुणों के बारे में सोच सकते हैं। तथापि हमारा मुख्य सरोकार प्रशासनिक सद्गुणों से है, जिन्हें
सरकारी कर्मचारियों को अपनी निजी क्षमता से स्वयं में पैदा करना है। सद्गुणों में कोई जल अभेद्य अलगाव नहीं हो सकता। कुछ सद्गुण एक दूसरे पर आरोपित रहते हैं या साथ साथ चलते हैं। बौद्धिक सद्गुणों का सरोकार सत्य, तर्कसंगत व अनुभवजन्य पद्धति के प्रति वचनबद्धता तथा असंबद्ध मनोवेगों के स्थान पर कारण तर्क पर भरोसा करने से है। ये सभी सरकारी कर्मचारी के निजी जीवन में और साथ ही कार्यालयी जीवन में ज़रूरी हैं, किंतु सौंदर्यपरकता वाले सद्गुण जैसे साहित्यिक या सांस्कृतिक रुचि तथा कलाकृतियों को सराहने की योग्यता सिविल सेवा के कार्यों में आंशिक रूप से प्रासंगिक हैं। लेकिन जब ये सांप्रदायिक और कट्टरपंथी से मुक्त होते हैं तो धार्मिक सद्गुण सरकारी कर्मचारियों की नैतिक मान्यताओं को तथा जनता के प्रति कर्तव्य की उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिकता पर हाल के विचार। हाल के वर्षों में अनेक लेखकों ने सरकारी कर्मचारियों में वांछित गुणों का उल्लेख किया है। ये गुण कुछ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों से लिए गए हैं। ये सिद्धांत में परिवर्तन ही हैं जिनसे सरकारी कर्मचारियों के सद्गुणों को नए परिप्रेक्ष्य मिले हैं। अब हम कुछ लेखकों के विचार प्रस्तुत करेंगे जिनमें समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिभाषित किया गया है। बाद में हम लोक प्रशासन के नए सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिनसे ये प्रवृत्तियां उभरी हैं। स्टीफन के बेली के विचार। स्टीफन के बेली ने 3 अनिवार्य अभिरुचियों व 3 नैतिक गुणों को छांटा है जो सरकारी कर्मचारियों में होने चाहिए। इससे अधिकारियों को उन दुविधाओं को सुलझाने में मदद मिलेगी जिनमें वे अक्सर पड़ जाते हैं। नैतिक दुविधाएं वे स्थितियां हैं जिनमें 2 या अधिक नैतिक मूल्यों के बीच टकराव होता है। ऐसा निर्णय लेना संभव नहीं होता जिससे दोनों नैतिक मानदंडों को पूरा किया जा सके। यदि एक मानदंड स्वीकार किया जाता है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। व्यवहार रवैया के बारे में सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य की परिस्थिति की 3 विशेषताओं को जान लेना चाहिए। व्यक्तिगत व्यवहार तथा लोकनीतियों दोनों में नैतिक अस्पष्टताएं होती हैं। व्यक्तिगत व्यवहार अक्सर असंगत होते हैं। लोक नीतियाँ चाहे कितनी भी सावधानी के साथ शब्दों का प्रयोग करते हुए बनाई गई हो, अनेक परिस्थितियों में एक से अधिक अर्थ देती है। अदालती कार्रवाइयों से यह बात काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। लोक सेवा में नैतिक प्राथमिकताएं सूक्ष्म सामान्य सिद्धांतों के स्थान पर विशिष्ट परिस्थितियों की अपेक्षाओं के अनुसार बनती है। अतः सरकारी कर्मचारियों को सामान्य नियमों को लागू करने से पहले किसी स्थिति की ठोस परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। इनको विशिष्ट असामान्य स्थितियों के अनुरूप बनना होगा। उन्हें एक जूता सबके पैर में वाली कहावत के विपरीत सोचना होगा। प्रशासनिक पद्धतियां सुनिश्चित करती हैं कि निर्णय सही ढंग से किए जाते हैं, लेकिन पद्धतियां विरोधाभासी होती हैं। विरोधाभास ऐसा विचार है जो तार्किक दृष्टि से आत्म-विरोधाभासी है और सामान्य अर्थों को बिगाड़ सकता है। प्रशासनिक पद्धतियां इन अर्थों में विरोधाभासी नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी वे असफल होती हैं। सरकारी कर्मचारियों को इस पहलू के प्रति संवेदी होना चाहिए, अन्यथा उनके निर्णय बिना औचित्य या समानता के पद्धतियों का पालन करने वाले हो सकते हैं।
सरकार को कठोर पद्धतियों के विरुद्ध ये सामान्य शिकायतों का कारण है। उपरोक्त 3 व्यवहार संज्ञानात्मक या बौद्धिक हैं। उनका मेल 3 नैतिक गुणों से करना होगा: आशावादिता, साहस तथा दानशीलता से मिश्रित निष्पक्षता। यद्यपि ये गुण स्वयं सिद्ध हैं, फिर भी हम प्रशासनिक स्थितियों के संदर्भ में उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। कोई भी जो नई पहल की पद्धतियों की शुरुआत करना चाहता है, उसे सबसे अधिक संगठनों में अवरोध का सामना करना पड़ता है। कोई भी जानबूझकर काम करने के नए तरीकों को डुबोना, खत्म करना नहीं चाहता, किंतु दफ्तरी संगठन वंशगत रूप से कठोर, रूढ़िवादी और ढीले होते हैं। और भी अनेक लोगों में बहुत गहरी बैठी हुई दोषदर्शिता की धारा होती है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी सरकारी कर्मचारियों को आशावादी होना होगा। अधिकारियों में अपने सिद्धांतों की रक्षा करने तथा किसी प्रकार के अनैतिक या गैर कानूनी दबावों का सामना करने के लिए साहस होना जरूरी है। इस संबंध में अच्छे चरित्र व दृढ़ चरित्र के बीच अंतर करना बहुत समीचीन होगा। जब तक अच्छे इरादों के साथ दृढ़ चरित्र नहीं होगा, तब तक उनका प्रतिफलन नहीं होगा। यह आम शिकायत है कि अच्छे लोगों में मान्यता का साहस नहीं होता। साहस के बिना सद्गुण व्यवहार में व्यर्थ ही होंगे। W.B. ईट्स के अनुसार हम अक्सर पाते हैं कि सर्वोत्तम लोगों में कोई दृढ़ धारणा नहीं होती, जबकि सबसे बुरे लोग मनोवेगी प्रबलता से भरे होते हैं। जैसा कि देखा जा चुका है, अफसरशाही, दफ्तरशाही निर्णयन नियम आधारित हैं, जैसा कि राजनेतागण तथा जनता उनसे खूब घृणा करती है। निर्णय में नियम, वस्तुनिष्ठता, न्यायपूर्ण व्यवहार तथा ज़्यादातर निजी पूर्वाग्रहों एवं पसंदों को अलग रखने को सुनिश्चित करते हैं। वे बराबर के व्यवहार के सिद्धांत का पालन करते हैं। जैसा कि कथन में कहा गया है, जो बत्तख के लिए शोरबा है वह हंस के लिए भी शोरबा है। लेकिन कभी कभी नियम, क्योंकि वे सभी आकस्मिकताओं को हमेशा समाहित नहीं कर सकते, वास्तविक पात्र लोगों को छोड़ देते हैं, लाभ नहीं दे पाते। ऐसे मामलों में नियमों का प्रयोग करते हुए अपवाद तो होंगे ही, दूसरे मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए दंड कठोर हो सकते हैं। अतः नियमों को सोच विचार कर प्रयोग किया जाना चाहिए। कैथरीन डेनहार्ड के विचार। अब हम कैथरीन डेनहार्ड के विचार बताएंगे। कैथरीन डेनहार्ड के अनुसार सम्मान, परोपकारिता तथा न्याय लोक प्रशासन में नैतिकता की आधारशिलाएं सम्मान इन सब में सबसे आगे हैं, क्योंकि लोक सेवा में यह लोगों के भरोसे और विश्वास का आधार है। सम्मान एक सद्गुण है जिसमें विशालता या खुले विचार, ईमानदारी और हमेशा उच्च नैतिक मानकों का पालन करना आता है। परोपकारिता दूसरों द्वारा अच्छा भला करने, सहानुभूति, सेवा के प्रति उत्साह तथा निष्ठा है। यह दूसरों के लिए चिंता है, जो लोगों को अपने स्वार्थी व निहित हितों को छोड़ आगे बढ़ने की योग्यता देती है। कैथरीन डेनहार्ड न्याय को प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य व सम्मान हेतु आदर एवं विचारण लिहाजों के तौर पर मानती है। सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक नागरिक की समानता एवं मान मर्यादा को सुनिश्चित करना होता है, अपितु शासन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना भी होता है। टेरी एल कूपर के विचार। टेरी एल कूपर अपनी रचना
हायरार्की, वर्चूज एंड द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन आंतरिक व बाह्य गुणों को भी बताता है जो अच्छे लोक प्रशासन की विशेषता होनी चाहिए। वह उत्तरदायित्व कर्तव्यों के 3 व्यापक क्षेत्रों की भी बात करता है जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। पहला है जनता की अच्छाई का अनुसरण, दूसरा है उचित प्रक्रिया तथा पद्धतियों को प्राधिकृत करने का उत्तरदायित्व तथा तीसरा साथियों के प्रति उत्तरदायित्व। यह बात स्वयं सिद्ध है कि सरकारी कर्मचारियों को जनता के हितों का अनुसरण करना पड़ता है। उन्हें विभाजन के कार्यक्रमों का समर्थन नहीं करना चाहिए या किसी विशेष औद्योगिक या व्यापारी समूह के हितों को बढ़ाना नहीं चाहिए। सरकारी प्रणालियां अनेक बार शक्तिशाली लॉबियों के प्रभाव में आ जाती हैं। राजनेताओं पर ऐसे दबावों का विशेष प्रभाव होता है। सरकारी कर्मचारियों को समान हित तथा सामान्य सामाजिक कल्याण की रक्षा करनी चाहिए। हमने देखा है कि सरकारी प्रणालियां को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित पद्धतिगत विनियमों की आवश्यकता है कि निर्णय वस्तुनिष्ठापूर्वक एवं निजी स्वभाव विशेषताओं के बिना लिए जाते हैं। पद्धतियों में लचीलापन होना चाहिए ताकि असामान्य किंतु उचित मामलों पर सही प्रकार से विचार किया जा सके। डेविड के हार्ट के विचार। कूपर तथा एन डेल राइट ने सरकारी कर्मचारियों पर यथा लागू अच्छे चरित्र के पहलुओं पर एग्जाम्पलरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने उन व्यक्तियों का विवरण दिया है जिन्होंने लोक सेवा में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे निष्ठावान लोगों की जिंदगी सरकारी कर्मचारियों को उचित सिद्धांत तथा नैतिक मार्गदर्शन देती है। डेविड हार्ट ने परोपकारी अफसरशाह तथा नैतिक आदर्श की संकल्पना को प्रस्तुत किया। हार्ट लोक प्रशासन को कारोबारी प्रशासन से अलग रखता है। व्यापारी प्रबंधकों की तुलना में सरकारी कर्मचारी उच्चतर प्रयोजनों हेतु प्रयास करते हैं। कारोबारी प्रबंधकों की तुलना में उनको भिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं व उच्चतर नैतिक गुणों की ज़रूरत होती है। हार्ट लोक प्रशासन को एक नैतिक कोशिश के तौर पर मानता है। चूँकि लोक प्रशासन एक नैतिक कोशिश है, सरकारी कर्मचारियों को अप्रतिम नैतिक चरित्र, विशेष नैतिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। हार्ट ने नैतिक गुणों की जो सूची दी है, इसमें शामिल है बेहतर विवेक, नैतिक नायकत्व, मानवता के प्रति प्रेम, आम आदमी में विश्वास तथा नैतिक सुधार हेतु लगातार प्रयास। बेहतर विवेक अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ के लेखन के आधार पर बना विचार। बेहतर विवेक में व्यक्ति के आचरण में एक सद्गुणी नागरिक के कर्तव्य को शामिल करने और तब इसे केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की अपेक्षा उच्चतर लक्ष्यों की खोज द्वारा लोकातीत में परिवर्तित करने का विचार है। इस बेहतर विवेक की अपेक्षा है कि सरकारी कर्मचारी को अपनी इच्छा को अनुशासित करना चाहिए और आत्मनियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। आत्मनिर्देशित यह बेहतर विवेक एक प्रतिष्ठित अफसरशाह की मुख्य विशेषता है। और भी प्रतिष्ठित अफसरशाह को 4 और सद्गुणों को भी पैदा करना चाहिए। पहला, नैतिक नायकत्व का साहस आवश्यक है ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी नैतिक मान्यताओं पर डटे रहे तथा गलत दबावों या अनैतिक नीतियों का सामना कर सके। दूसरा, लोगों के प्रति अपने सरकारी कर्मचारी को लोगों को सेवा देने तथा उनकी
देखभाल करने में सहायक होगा। वे अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए काम करने को हर समय तैयार रहेंगे। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों को लोगों का विश्वास करना चाहिए। लोगों की सेवा करने की इच्छा होते हुए भी अनेक अफसरशाह आम आदमी को जांच में कम विश्वास दिखाते हैं। यह सोच तकनीकी क्षेत्र में एक सीमा तक उचित है, लेकिन अनेक संदर्भों में सरकारी कर्मचारियों को जोखिम उठाना पड़ता है तथा लोकप्रिय फैसले पर कार्रवाई करनी पड़ती है। चौथा, नैतिक आत्मसंस्कृति भी जरूरी है, क्योंकि सिविल सेवा में उच्च स्थिति वालों को अधिक नैतिक परिष्कृत की ज़रूरत होती है। व्यक्ति के नैतिक आचरण में लगातार सुधार से चरित्र की श्रेष्ठता आती है। हार्ट संगठनात्मक समाज में नैतिक उदाहरणों की बात भी करता है। लोक प्रशासन में नैतिक चरित्र के लिए इच्छापूर्वक व स्वैच्छिक तौर पर कार्य करना जरूरी है। जब ये कार्य वास्तविक नैतिक चरित्र के परिणाम स्वरूप होते हैं तो ये अनुकरणीय हो जाते हैं। अनुकरणीय या आदर्श सरकारी कर्मचारी अपनी 4 विशेषताएं दिखाते हैं। नैतिक व्यवहार एक बार ही होने वाली बात नहीं है। यह आदर्श सरकारी कर्मचारी के चरित्र की अस्थायी विशेषता है। एक आदर्श सरकारी कर्मचारी को स्वेच्छा से तथा अपनी संकल्प शक्ति से काम करना चाहिए। उसके कार्य नियमों के परिणाम स्वरूप या प्रशासन में उच्चतर स्तरों के दबावों का परिणाम नहीं होना चाहिए। आदर्श सरकारी कर्मचारी पूर्णतः दोष मुक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके चरित्र में बहुत थोड़े से दोष होंगे। उसकी गतिविधियां गंभीरताहीन नहीं होनी चाहिए, जो स्वयं में अपने लाभों अच्छाइयों को प्रदर्शित न कर सके। चरित्र की अच्छाई। अब हम उन पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे जो चरित्र की अच्छाई को बताते हैं। पहला पहलू है व्यक्ति के मानसिक संकेंद्रण को आत्मकेंद्रण तथा व्यक्ति के अपने विचारों के प्रति खिंचाव से हटाकर दूर लगाना। अन्यों की देखभाल व दूसरों के लिए चिंता की यह अपेक्षा है कि पहले कदम के तौर पर व्यक्ति को अपने स्थान पर दूसरों की सोचना चाहिए। अपने से ध्यान हटाकर अन्यों तथा प्राकृतिक संसार के बारे में सोचने की आदत डालने से अच्छे चरित्र में वृद्धि होती है। व्यक्ति दूसरों तथा प्रतिबद्धता के साथ तटस्थ रूप से या निजी प्रतिबद्धता के साथ चिंता कर सकता है। दोनों ही प्रकार से यह सहायक है। यद्यपि अनेक मामलों में सरकारी कर्मचारी से निजी प्रयासों की आशा रहती है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक बातचीत के रूप में सामाजिक कुशलताएं सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उनका सार समानुभूति व प्रेम में समाहित है। वे उन कार्यों को महत्व देते हैं जो स्वेच्छा से एवं जानबूझकर दूसरों की मदद के लिए किए जाते हैं। समानुभूति वह गुण है जो परहितवादी सामाजिक गुणों को रेखांकित करता है। समानुभूति स्वयं को मनोवैज्ञानिक तथा संज्ञानात्मक रूप में दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखने की योग्यता है। इससे हम स्थिति को वैसा देख पाते हैं जैसा कि वह दूसरा व्यक्ति देख रहा है। इससे दूसरे लोगों की समस्याओं तथा दशाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा होती है। यह सरकारी कर्मचारियों से की जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षा है, जो इस गुण विशेषता का प्रदर्शन करने में असफल रहते हैं। उन पर सामान्यतः कठोरता, हृदयहीनता तथा लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीनता के दोष लग सकते हैं।
सार्वभौमिक परोपकारिता या साधारणतः मानव मात्र के लिए प्रेम, जैसा कि हमने पहले देखा है, अच्छे चरित्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। अच्छे चरित्र के लिए मनोभावों तथा बुद्धि तर्कणा का समावेशन चाहिए। यही है जिसके कारण सरकारी कर्मचारी लोगों के साथ, विशेष रूप से कमज़ोर व नाजुक लोगों के साथ व्यवहार में सहानुभूति रवैया अपनाते हैं। अच्छे चरित्र की आवश्यकता। अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे चरित्र का होना क्यों ज़रूरी है। यद्यपि इसका उत्तर सरलता से स्वाभाविक लग सकता है, फिर भी हमें इसको थोड़ा संक्षेप में समझना होगा। लोक सेवा का उद्देश्य समान अच्छे कल्याण का अनुसरण करने का है। ऐसा कोई भी उपक्रम स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए एक सच्ची अनुभूति और चिंता की पूर्व संभावना होता है। जैसा कि हमने देखा है, यह अच्छे चरित्र का मुख्य घटक है। लोक कर्मचारी यानी कि कार्यकर्ता जो निर्णय लेते हैं वे अक्सर आम आदमी को प्रभावित करते हैं। अतः सरकारी कर्मचारियों के लिए बौद्धिक व विश्लेषणात्मक कुशलताएं प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है। उन्हें उन प्रकारों के प्रति संवेदी होना होगा जिनमें उनके निर्णय साधारण लोगों के कल्याण को प्रभावित करते हैं। उच्च स्तर वाले सरकारी कर्मचारियों को उन अन्य लोगों से जुड़ाव का बोध होना चाहिए जो संबंधी नीतियों से प्रभावित होते हैं। उन्हें समानुभूति तथा बहुआयामों से चीज़ों बातों को देखने की योग्यता की ज़रूरत है। उन्हें यह कल्पना करनी होगी कि अन्य लोग परिस्थिति में कैसे सोचते हैं और अनुभव करते हैं, या वे सामान्य दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। दूसरों के दिमाग में मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रवेश करने की योग्यता अच्छे चरित्र का एक और पहलू है। अच्छे चरित्र में सत्यनिष्ठा शामिल है, जो जनता में विश्वास पैदा करने के लिए ज़रूरी है। सत्यनिष्ठा को प्रतिबद्धताओं एवं विश्वासों के सुव्यवस्थित समूह से उत्पन्न सतत कार्य के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है तथा यह जनता के विश्वास हेतु नींव है। विश्वास दूसरों पर निर्भर होने तथा उनके कार्यों में विश्वास प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति है। चूँकि लोक कार्यों में ज़्यादातर सहयोग व सहकार होता है, अतः विश्वास लोक सेवा का अनिवार्य हिस्सा है। और चूँकि चरित्र आत्म का अविच्छिन्न हिस्सा है, अतः जनता के व्यक्तित्व तथा सरकारी नौकरों कर्मचारियों के निजी व्यक्तित्व को अलग करना कठिन है। यह ज़रूर है कि आधुनिक समय में व्यक्ति की निजी जिंदगी को उसकी सरकारी जिंदगी से अलग कर देखने का रिवाज हो गया है। विभिन्न विचारधाराओं में सिविल सेवा की नैतिकताएं। पदानुक्रमिक मॉडल। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार लोक प्रशासन सिद्धांत में आए परिवर्तन के कारण समय बीतने के साथ साथ उन मूल्यों पर विचारों में परिवर्तन किस प्रकार आ गया है जिन्हें सरकारी कर्मचारियों को अपनाना चाहिए। ये परिवर्तन अलग अलग मूल्यों में कुछ संशोधनों के साथ पहले की सूचियों के अतिरिक्त हुए हैं। इस प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों के लिए वांछनीय समझे गए मूल्य एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ऐसे अंतरों को समझने के लिए हमें निर्धारित मूल्यों को उनकी सैद्धांतिक जड़ों से जोड़कर उनका प्रासंगिकरण करना होगा। व्यवहारिक प्रशासनिक परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान आचरण संहिता एवं
उनके कार्यों पर लागू सद्गुणों का पालन करना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले देखा है, लोक प्रशासन के प्राचीन मॉडल में पदानुक्रमता, कुशलता और प्रशासन से राजनीति का अलगाव शामिल है। यह मॉडल कुशलतापूर्वक उपयोगितावादी नैतिक शास्त्रीयता पर आधारित है। प्रशासन के प्राधिकारिक निर्देश के प्रति उनकी संशक्ति में आरंभिक 20वीं शताब्दी की प्रगतिशीलताओं का लक्ष्य सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे बड़ी अच्छाई है। अच्छाई या खुशी को सबसे अधिक लोगों की संख्या हेतु बुराई के ऊपर अच्छाई के संतुलन के तौर पर परिभाषित किया जाता है। इससे यह प्रश्न उठता है कि अच्छा क्या है। यहाँ पहले के विचारकों ने जो अपनाया है वह पद्धतिगत उपयोगितावाद या यह विचार है कि यदि उचित पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं तो सबसे बड़ी खुशी आएगी। उनका मानना है कि व्यक्तियों को यह सोचने की स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि वे यह तय कर सकें कि खुशी क्या है। वर्तमान सामाजिक प्रबंधों के भीतर खुशी का अनुसरण करने में वे सरकार की दखलंदाजी से मुक्त होने चाहिए। जिस सीमा तक खुशी समाज में निर्भर करती है, इसका अनुसरण प्रजातांत्रिक बहुसंख्यक शासन के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक चुनी गई बहुसंख्या खुशी को बढ़ाने के लिए जो करने का निश्चय करती है वही अच्छे का मानदंड हो जाता है। इस अवधारणा में अफसरशाह को चुने गए प्रतिनिधियों की राजनैतिक इच्छा को बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। वास्तव में राजनैतिक दृष्टि से निष्पक्ष कर्मचारी कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें नीति बनाने में कोई राजनैतिक जानकारी सामग्री नहीं देनी चाहिए। नौकरी की सुरक्षा के एवज में प्रत्येक स्तर पर अफसरशाहों को पदानुक्रम में अपने ऊपर वालों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। आदेशों का यह पदानुक्रम और नियंत्रण उन मंत्रियों से प्राप्त होने वाली नीतियों या निर्देशों से वैधता प्राप्त करता है जो लोकप्रिय यानी कि लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग चुनावों में सरकार को हराकर या जिताकर मंत्रियों की नीतियों का अनुमोदन या परित्याग कर देते हैं। इस सिद्धांत में सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक विकल्प बहुत सीमित हैं। नैतिक आचरण में नियमों या वरिष्ठों के आदेशों का पालन होता है। इसके विपरीत अनैतिक आचरण में ऐसी भूल चूकें होती हैं जो नियमों का उल्लंघन करती हैं। पदानुक्रमिक उत्तरदायित्व वह पद्धति है जो लोगों को अंततः अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करने तथा सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे बड़ी सच्चाई व्यक्त करने में मदद करती है। यह अवधारणा चुने गए कर्मचारियों, प्रेस तथा किताबी राजनैतिक सिद्धांत का आधारीय मिथक है। मॉडल की कमजोरी। अनेक विचारकों का मानना है कि यह विचार पड़े पड़े दूषित हो गया है, किंतु विकल्प के तौर पर कोई भी समान रूप से स्वीकार्य स्थिति नहीं उभरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकांश सरकारी आचरण संहिताएं अधिकतर आधुनिक विचारों को समावेशित करते हुए इस प्राचीन अवधारणा को अपनाती हैं। उदाहरण के लिए सरकारों को राजनैतिक तटस्थता इस अवधारणा से ली गई है। यह सोच नियमों के अधिक की ओर ले जाएगा जिनकी अनेक परतें होंगी, अनेक भाग होंगे। मूलतः नियमों के एक सेट से लागू करने के लिए नियमों को एक और परत बनाई जाती है जिससे बहुपरतीय प्रणाली बन जाती है।
और अधिक मूलतः प्राधिकारिक आदेश की नैतिकता जो समग्र गणतंत्र की अवधारणा को वैधता प्रदान करती है, वास्तविकताओं से अब मेल नहीं खाती। सरकारी कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे केवल नियमों का पालन नहीं करते, अपितु अपने निजी निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, नियम कभी भी सभी प्रकार की आकस्मिकताओं को समाविष्ट नहीं कर सकते। अतः यदि नियम गणतांत्रिक उत्तरदायित्वों को लागू नहीं कर सकते या गलत काम को नहीं रोक सकते, तो नैतिक मानदंडों को आंतरिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि अफसरशाह अपनी तरफ से ही नैतिकता के साथ काम करेंगे। यह पद्धति संगठन की ओर से लादे गए बाहरी नियंत्रणों के स्थान पर आंतरिकता पर भरोसा करती है। चूँकि अफसरशाही में नैतिकता के प्राचीन विचार अब वैध प्रतीत नहीं होते, अनेक लेखकों ने अफसरशाहों के लिए नैतिकताओं को एक भिन्न सेट की सिफारिश की है। ऐसे लेखकों में शामिल हैं बेले, कूपर, कैथरीन डेनहार्ड तथा हार्ट। अब हम सैद्धांतिक स्थितियों पर विचार करेंगे जो उनके नैतिक आदेशों को रेखांकित करती है। इस सामान्य स्थिति को जो लेखक स्वीकार करते हैं वे स्वविवेक मत के अनुयायी माने जाते हैं। नया लोक प्रशासन, डेविड के हार्ट के विचार। हार्ट नए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के लिए दार्शनिक आधार देता है। इस मतवाद का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने अन्यूनीकरणीय स्वविवेक, समझबूझ, अपने पद से प्राप्त होने वाली न्यूनतम शक्ति का प्रयोग पूर्व सक्रियता के साथ सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसमें समाज की शक्ति के असंतुलन को ठीक करना शामिल है। शक्ति तो समाज के धनी, प्रबुद्ध तथा सुसंगठित वर्गों में संकेंद्रित हैं। दूसरी ओर निर्बल गरीब तथा असंगठित समूहों वर्ग में शक्ति नहीं है, वे समाज के हाशिए पर हैं। सरकारी कर्मचारियों को जोरदार ढंग से गरीबों के लिए कामों का समर्थन करना चाहिए। यह सरकारी कर्मचारी की निजी नैतिकता का मुख्य मोर्चा होगा। गरीबों को हाशिए पर रखने वाले हित साधन समूह उदारवाद से जोड़ा जा सकता है। अन्य शब्दों में, सरकार उद्योग, व्यापार तथा वित्त में विशेष रुचि वाले समूहों को अपने अपने उद्देश्य कार्य पूरा करने के लिए विनियमों को हटाकर पूरी स्वतंत्रता दे देती है। हार्ट के अपने विचार को उन विचारों पर आधारित किया है जो हार्ट ने अपने विचार को उन विचारों पर आधारित किया है जो प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए हैं। रॉल्स के तर्क लंबे और उलझे हुए हैं। वह अत्यंत उच्च सैद्धांतिक तर्क के आधार पर समानता के मामले को तैयार करता है। वह एक वास्तविक स्थिति से शुरू करता है जिसमें अनेक व्यक्ति एक उचित सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। ये व्यक्ति काल्पनिक बुद्धिवादी प्रकार के या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी राष्ट्र या समय या काल से संबंध नहीं रखते। वे अशरीरी, अऐतिहासिक व असांस्कृतिक बुद्धि वाले होते हैं जो बिल्कुल रुचिहीनता के साथ नैतिक तर्क द्वंद्व में लग जाते हैं। चूँकि उनका कोई देश, इतिहास या संस्कृति नहीं होती, वे किसी प्रकार के बोझ जैसे पूर्व विचारित धारणाओं या
आदर्शात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होते हैं। उनसे आशा की जाती है कि वे एक सार्वभौमिक और सांप्रदायिक दृष्टि से मामलों पर विचार करेंगे, और भी उनकी रुचिहीनता की स्थिति और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि वे नहीं जानते कि नए सामाजिक क्रम व्यवस्था में वे कहाँ फिट होंगे। ऐसा कोई भी समूह इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि सामाजिक अच्छाई या लाभ यदि असमानता से सबसे कम लाभ भोगी को लाभ देता है तो बराबर से बांटना चाहिए। हार्ट का मानना है कि इस केंद्रीय नैतिक सिद्धांत से सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता का निर्माण हो सकता है। जॉन रोहर के विचार। जॉन रोहर ने आदेश की अधिकारवादी नैतिकता के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाए जाने वाले आधारात्मक नैतिकताओं हेतु दूसरी सोच अपनाई। रोहर अमेरिकी मूल्यों तथा न्यायपालिका द्वारा उनकी व्याख्याओं का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक स्थिति एवं सरकारी कर्मचारियों की प्रशासनिक समझ-बूझ के प्रयोग को उचित ठहराने का प्रयास करता है। संक्षेप में रोहर का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने निर्णय ऐसे संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित करने चाहिए, उन्हें संविधान के सिद्धांतों को अंतर्हित करना या नैतिक संहिता के तौर पर अपनाना चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के मूलभूत कानून होते हैं। रोहर स्वतंत्रता, समानता तथा संपत्ति को अमेरिकी संविधान में समाहित 3 मुख्य मूल्य मानता है। वह उन्हें शासन प्रणाली के मूल्य या शासन के मानदंड कहता है। इस संदर्भ में रोहर 4 बातें कहता है। सरकारी कर्मचारी संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और उसके प्रति वचनबद्ध होते हैं। संविधान को किसी भी राष्ट्र का आधारभूत सिद्धांत माना जा सकता है। संविधान किसी वर्तमान अल्पकालिक सरकारी व्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासकों को संविधान के प्रति सच्चा स्वामीभक्त रहना चाहिए, किसी सरकारी पदधारी के प्रति नहीं। रोहर के विचार को इस आधार का सहारा है कि सरकारी नीतियों के विषय में उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए संविधान ही सर्वोच्च संदर्भ है। सामान्यतः संविधान पर आम सहमति रहती है। संविधान एक प्रकार से सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था है। यह व्यवस्था है सरकारी कर्मचारियों को राजनैतिक शासकों की बजाय संविधान से नैतिक मार्गदर्शन लेना चाहिए, या जहां शासक पक्ष के आदेश संविधान से अलग वाले हों तो सरकारी कर्मचारी को संविधान का पालन करना चाहिए। लोक चयन सिद्धांत। लोक चयन सिद्धांत एक और सोच है जिसने सरकारी कर्मचारियों की नैतिक संहिताओं की सोच को प्रभावित किया है। इसका कहना है कि राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यवाही व्यक्तियों की पसंद से संचालित होनी चाहिए। इसका यह भी कहना है कि सरकार या सामाजिक कार्य का खर्च कम से कम कर दिया जाना चाहिए। सरकार की मुख्य भूमिका व्यक्तिगत चयनों के दायरे को अधिकतम करने की होनी चाहिए। इस अवधारणा से उत्पन्न होने वाली मुख्य नीतिगत प्रतिक्रियाएं हैं लोक जन सेवाओं की उपलब्धता का निजीकरण, सरकार के ग्राहकों या सरकारी सेवाओं माल के उपभोक्ता के रूप में की अपेक्षाओं का पता लगाना और पूरा करना, सरकारी हस्तियों का विनियोजन तथा उनका निजीकरण तथा विवादग्रस्त निजी व सरकारी हितों के बीच ऐसे मामलों में मुकदमेबाजी के स्थान पर बातचीत का प्रबंधन करना। लोक चयन सिद्धांतवादी उन विवादों को मानते हैं जो व्यक्तिगत पसंदों के बीच रहते हैं।
लेकिन उनका कहना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए या विपक्ष को दबाना चाहिए, बल्कि सरकार को तो प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच टकराव को संभालना चाहिए। विधायिका संगठनात्मक संरचना तथा सरकारी कार्यों का मुख्य उद्देश्य टकरावों को संभालना होना चाहिए। इस प्रक्रिया में सरकार को व्यक्तिगत आज़ादी में अपनी दखलंदाजी को न्यूनतम तथा खर्च को कम से कम करना चाहिए। इस विचार के अनुसार सरकार को ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिससे नागरिकों के व्यक्तिगत पसंदों को समेकित किया एवं उन्हें व्यवहार रूप दिया जा सके। ऑस्ट्रोम इन विचारों से प्रशासन के लिए निम्नलिखित नैतिकताएं निकालता है। लोक सेवक सरकारी कर्मचारी को अपनी संबंधित जनता के प्रत्येक लोगों के हितों को बढ़ाने व उनकी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। उनकी सेवा व्यक्तिगत अलग अलग लोगों हेतु सरकारी वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोक्ता या उपभोक्ता के लिए है और अपने राजनीतिक स्वामियों के लिए नहीं है, जबकि सरकारी कर्मचारी पर सरकारी प्राधिकार का सम्मान करने की जिम्मेदारी है। पर गणतांत्रिक समाज में वह अपने स्वामी की आज्ञा का निष्पक्ष तथा आज्ञाकारी सेवक नहीं है। गणतांत्रिक प्रशासन की अमेरिकन प्रणाली में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पर पहले संवैधानिक गणतंत्र के नागरिक होने का भार होता है। उपरोक्त विचारों का अनुसरण करते हुए जन प्रशासन के विचारकों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों को सरकारी संगठनों पर लागू किया है। ऑसबोर्न तथा गेबलर की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में इसी विचार को प्रतिध्वनित किया गया है। इस रचना में ऑसबोर्न तथा गेबलर कहते हैं कि निजी क्षेत्र की विशेषताएं जैसे प्रतिस्पर्धा एवं उपक्रमण प्रशासन में शुरू किए जाने चाहिए। सरकार को अपने कार्यों में कुशलता और किफ़ायत सारी बरतनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे सरकारें निजी वाणिज्यिक उपक्रमों को चला रही थीं। सरकारों के प्रयोजन उपभोक्ता की पसंद चयन से तय किए जाएंगे। सरकार के कार्यचालन में मिशन नियम को स्थानापन्न करना तथा निवेशों के स्थान पर परिणामों को लाना है। पद्धतियों व नियमों पर बल देने के स्थान पर प्रयोजनों को पूरा करने पर बल दिया जाना चाहिए। इस सोच का तात्पर्य यह है कि औपचारिक ढांचे तथा नियंत्रण वाली अफसरशाही दफ्तरशाही प्रणाली पुरानी पड़ गई है। सरकारी एजेंसियों को ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार चलने वाली एवं सेवा उन्मुखी होने की ज़रूरत है। उन्हें प्रतिक्रियात्मक, उपभोक्ता अनुकूल, सक्रिय तथा ग्राहकों को मूल्यवान सेवाएं देने वाले प्रतिस्पर्धी संगठन होना होगा। ऑसबोर्न तथा गेबलर का कहना है कि समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्या करती हैं, बल्कि यह है कि वे कैसे करती हैं। उनकी सिफारिश है कि सरकारी कर्मचारियों को उपक्रमणीय भावना एवं रचनात्मकता पैदा करनी चाहिए ताकि उत्पादकता एवं परिणाम अधिकतम हो सके। सरकारी एजेंसियों के साथ मुख्य समस्या यह है कि अच्छे आदमी बुरी प्रणाली में फंसे हुए हैं। तेजी से होते सामाजिक बदलाव एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अफसरशाही सोच पुरानी पड़ गई है। सरकारी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य लाल फीताशाही को कम करना, ग्राहकों को प्राथमिकता देना, सरकारी कर्मचारियों को शक्तियाँ देना और उनके बेहतर काम के लिए प्रोत्साहनों को बनाना होना चाहिए। लोक चयन सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि यह मॉडल सरकार के लिए नए मूल्यों को आधार है, किंतु अनेक बातों के लिए इसकी आलोचना की गई है।
नागरिकों को ग्राहक मानना, उन्हें प्रशासनिक निर्णयन पद्धति में शामिल करने पर से ध्यान हटाना होगा। और भी सरकार जो सेवाएं उपलब्ध कराती है वे और कहीं उपलब्ध नहीं होती, अतः प्रतिस्पर्धा और चयन के प्रश्न बेमानी हो जाते हैं। यह मॉडल समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनता की रुचि या सरकार व जनता के सहयोग को वास्तव में समाप्त कर देता है। यह सरकारी कर्मचारियों को शक्ति देता है, नागरिकों को नहीं। इसमें प्रबंधकीय परिदृश्य हैं जिसमें लोकप्रिय भागीदारी की चिंता किए बिना गुणवत्ता की लोक सेवाएं कुशलतापूर्वक देने पर बल है। इस सोच में जनता के मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने या निर्णयन में उनकी भागीदारी प्राप्त करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार में लोगों के विश्वास की पुनर्स्थापना को लोगों को उपयुक्त गुणवत्ता की सेवाएं कुशलतापूर्वक देने के मामले के तौर पर देखा जाता है। सरकार में उनकी भागीदारी की भूमिका की उपेक्षा की गई है। यह सोच समुदाय के बोध को और लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ाने की ज़रूरत की अनदेखी करती है। बाजार प्रणाली में नागरिकों को अज्ञात इकाइयों के रूप में देखा जाता है। समुदायवादिता विचारों का ऐसा प्रवाह है जिसमें व्यक्तिगत चयन सिद्धांत तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत अभिमुखन होता है। यह नौ अरस्तु वाली विशेषता चरित्र नैतिकता या सद्गुण नैतिकता के नाम से भी जानी जाती है। समुदायवादियों के अनुसार लोक निर्णयन का इच्छित लक्ष्य स्वस्थ समुदाय है, व्यक्तिगत चयन का अधिकतमीकरण नहीं। सरकारों को जिन लक्ष्यों का अनुसरण करना है वे हैं स्वस्थ नागरिक, पर्यावरण की संरक्षा, अपराधों में कमी करना तथा सामुदायिक एकजुटता को मजबूत करना है। समुदायवाद जनता के मुद्दों पर शिष्ट वार्तालाप, समस्याओं के तर्क संगत विश्लेषण तथा निष्पक्ष निजी निर्णयन को महत्व देते हैं। कानून तभी प्रभावी होंगे जब वे विशिष्ट ध्येयों पर लक्षित नैतिक चेतना पर आधारित होंगे। समुदायवादी उन सिद्धांतों से हटकर हैं जो एक अलग अलग व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग करते हुए अनेक मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को वंशानुगत रूप से समाज में स्थित मानते हैं। यह समाज में ही है कि लोग अपना अस्तित्व मानते हैं और अपनी पहचान प्राप्त करते हैं। समाज तथा अन्य मानव प्राणी मानवीय जीवन और प्रसन्नता खुशी की पूर्व शर्त है। एक प्रकार से समुदायवादी समाज को व्यक्ति को उच्चतर प्राथमिकता देते हैं, तथापि वे किसी प्रकार की सामूहिकतावादी या तानाशाही आदर्शवादिता की वकालत नहीं करते। उनकी सोच वे सूचना काल की अपनी सभी विविधताओं के साथ वैश्विक समुदाय है। यह विचार बाजार के उस आर्थिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है जिसमें व्यक्ति का अपना हित एक प्रेरक शक्ति के तौर पर काम करता है। असंख्य व्यक्तिगत निर्णय एक अदृश्य हाथ द्वारा समन्वित किए जाते हैं। यह विचार उन क्षेत्रों को समाहित करने के लिए शासन के न्यूनतम हस्तक्षेप की अनुमति देता है जहां बाजार की ताकतें या तो काम नहीं करती या परिणाम देने में असफल रह जाती हैं। इसके विपरीत समुदायवादी तर्क करते हैं कि दूसरों के लिए सोचना, परोपकारवादिता, स्वामी भक्ति, समुदाय आधारित सहबद्धता तथा समूह आधारित अन्य भावनाएं सामाजिक जीवन की नींव में हैं।
अंतिम भाग में हम सरकारी कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारियों को संक्षेप में दोहरा देते हैं। नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक व संवेदनशील आचरण। सरकारी कर्मचारियों के काम में अधिकारों का प्रयोग करना एवं सेवाएं देना होता है। इन कामों को करते हुए सरकारी कर्मचारियों को दूसरे के लिए सोचने वाले, दोस्ताना, विनम्र, सही तथा जनता से सहयोग करने वाले होना चाहिए। इन्हें नितांत व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए तथा नागरिकों की निजता बचानी चाहिए। इन्हें लोगों की ज़रूरतों, मूल्यों, मानदंडों तथा प्रत्याशाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से मानव प्रतिष्ठा पर अतिक्रमण करने वाले व्यवहार नहीं करने चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन नैतिकता के साथ करना चाहिए। निष्ठा और स्वामी भक्ति। कर्मचारियों की निष्ठा के कर्तव्य का अर्थ है कि कर्मचारियों को जनहित में काम करना चाहिए। उन्हें जनता के सामने सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आज्ञाकारिता का कर्तव्य। यह कर्तव्य सरकारी कर्मचारियों पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डालता है। उन्हें अपने काम पर लागू होने वाले विधिक नियमों एवं नैतिक मार्ग निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारियों, ऊपर वालों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्हें किन्हीं गैर कानूनी या अनैतिक आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले मामलों का पूरी तरह विश्लेषण कर सकते हैं। एक बार निर्णय लिए जाने के बाद उसे सरकारी कर्मचारी के अपने विचारों की परवाह किए बिना तेजी से और कुशलतापूर्वक स्थापित मानदंडों के भीतर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। कुशलता का कर्तव्य। उन्हें जनता के संसाधनों का किफ़ायत के साथ प्रयोग करना चाहिए। उन्हें जनता के धन एवं कार्यालय के स्थान, उपकरण व सामग्री का दुरुपयोग व बर्बादी रोकनी चाहिए। कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए उन्हें कुशलता, गुणवत्ता तथा प्रशासन के अच्छे चलनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कुशलता को महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांतों के ऊपर नहीं रखना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को समावेशी कार्य दशाओं को बनाना चाहिए, पैदा करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को स्वस्थ कार्य वातावरण बनाना चाहिए जो काम से संबंधित दबाव व थकान से बचाता है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सरकारी कर्मचारियों को इन मामलों में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। क नागरिक वर्ग, ख अपने पदों के बीच तथा ग विभिन्न प्रशासनिक शाखाओं के बीच। उन्हें पारिश्रमिक सूचना के अधिकार के अधिनियम का पालन करना चाहिए। निष्पक्षता। सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनकी निष्पक्षता के बारे में विश्वास की हानि हो। कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे किसी मामले में निर्णय नहीं करेगा जिसमें वह स्वयं या उसके परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उन मामलों में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिनमें वे मानते हैं कि उससे जनता में उनके विश्वास को हानि पहुंचेगी। अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हितों का टकराव हो सकता है या टकराव के आरोप लग सकते हैं। इनका प्रभाव निर्णय की उनकी स्वतंत्रता के प्रयोग पर पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। अब ये तो समरी है, इसको तो नहीं है पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिविल सेवकों, सरकारी कर्मचारियों में
तीन प्रकार की इच्छित निजी विशेषताएं गुण कौन कौन सी हैं? लोक प्रशासन सिद्धांत में सिविल सेवा नैतिक सिद्धांत प्रमुख क्यों हो गए हैं? लोक प्रशासन के पहले के विचारकों ने लोक सेवा में नैतिकताओं पर अपर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया था? मूलभूत सद्गुणों से आप क्या समझते हैं? क्या वे आधुनिक समय के सिविल सेवकों, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक आदर्शों पर आधुनिक लोक प्रशासन के किन्हीं विचारकों के विचार संक्षेप में दीजिए। पाँचवां, धार्मिक ग्रंथों से लिए गए नैतिक सिद्धांत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यर्थ हैं। टिप्पणी कीजिए। चर्चा कीजिए कि सिविल सेवा में ऊंचे पदों के लिए अच्छा चरित्र होना किस प्रकार जरूरी है। प्रशासन के पदानुक्रमिक मॉडल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिकता के प्रश्न पर विचार कीजिए। आठवां, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में यथा विचारित सरकारी कर्मचारियों हेतु नैतिकता पर विचार कीजिए। भारतीय प्रशासनिक संदर्भ में नैतिकता कितनी इच्छित या संभव है? जॉन रॉडर का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक मूल्यों को अपने एकमात्र नैतिक मार्ग निर्देश के तौर पर अपनाना चाहिए। इस आदेश के परिणामों को भारतीय संदर्भ में जांचिए। लोक चयन सिद्धांत से सरकारी कर्मचारियों के लिए किस प्रकार के नैतिक आदेश मिलते हैं? क्या लोक चयन सिद्धांत व नागरिकों के चार्टर्स के बीच कोई संबंध है? समुदायवाद का नागरिक नैतिक सिद्धांतों पर क्या प्रभाव है? सरकारी कर्मचारी की सामान्यतः मानी गई नैतिक जिम्मेदारियां कौन सी हैं?